हे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी सीरीज़ के बारे में, ठीक ना। तो इस वीडियो में हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री की। तो ये सीक्वेंस मेंटेन रखेंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स की है उसको हम कवर कराएं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर जो आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी का है वो है क्या, कब, कहाँ और कैसे, ठीक ना। तो इस चैप्टर का स्टार्टिंग क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसका मतलब ये हो गया कि हमको जो अपने इतिहास का अध्ययन करना है उसमें हमें क्या अध्ययन करना है, मतलब कौन सी बातों का हमको अध्ययन करना है। और वो जो इतिहास के आपको स्रोत मिलेंगे वो कब के हैं और वो स्रोत कहाँ से मिलते हैं और उनका हम कैसे उनको प्राप्त करते हैं या फिर उनका अध्ययन हम किस प्रकार से करते हैं। तो इन्हीं सारी बातों का इस चैप्टर में हम ब्रीफली करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस चैप्टर में अगली हेडिंग जो आपकी आती है उसका क्या नाम है कि कैसे पता लगाएं, ठीक ना। कैसे पता लगाएं कि इतिहास में हमारे क्या हुआ था, या फिर हम कैसे जान सकते हैं कि बातें कौन कौन सी हमको अध्ययन करनी है, या फिर हम कैसे अपने इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक ना। ये बात जानने के लिए आपको अगर कोई कहे कि ज़रा आप बताइए कि आप इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं, आप कैसे बता सकते हैं, तो अगर आपको उसको बताना होगा तो आप क्या करेंगे। आप या तो फिर रेडियो से बातें जो सुने होंगे हाल फिलहाल की खबरें उससे बता सकते हैं, या फिर आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ा होगा 2-4 दिन पीछे की घटनाएं उसमें समिट रहती हैं, या फिर उसको बता सकते हैं, या फिर आपने हाल में जो टेलीविज़न पे खबरें दिखी होंगी उन खबरों के बारे में आप किसी भी व्यक्ति को बता सकते हैं। लेकिन यदि वो आपसे पूछने लगे कि आप हमको बताइए कि आज के बहुत समय पहले क्या हुआ था, ठीक ना, आप उसके बारे में क्या जानते हैं, तो आप उसके बारे में आपको बताना थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो हमें इन्हीं सब बातों के बारे में जानना है कि हम आज के बहुत समय पहले क्या हुआ था, कैसे लोगों का लाइफ स्टाइल से, इन सब बातों का हमें इस चैप्टर में सोल्यूशन मिलने वाला है। तो चैप्टर में आप बने रहिए। तो आइए देखते हैं अब अगली हेडिंग जो आपकी आती है वो है अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, ठीक ना। आप अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं, मतलब कि जो हमारा इतिहास है, हम अगर इतिहास किसी तरह से पता भी कर सकते हैं, हम चले गए किसी स्रोत में 100 साल पीछे, तो फिर हमें अभी ये जानना है कि हम उसमें क्या, वहाँ का जो हमें स्रोत मिला है उसमें हम क्या क्या जान सकते हैं, उसका अध्ययन कैसे कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए हमको कि हम ये जान सकते हैं कि उस समय की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, लोगों का रहन सहन कैसे थे, उनका खान पान कैसा था, उनकी जीवन शैली थी। यदि समाज में विभिन्न वर्ग थे तो उन सभी वर्गों का जीवन रहन सहन कैसे थे, मतलब विभिन्न वर्ग जिसमें शिल्पकार, कृषक, पशुपालक, पुरोहित, संगीतकार, कलाकार, ठीक ना, इन सब की लाइफ स्टाइल को हम जान सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जान सकते हैं कि बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, बच्चे कौन सी कहानियाँ सुनते थे, इन सभी को हम इतिहास में जान सकते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद आइए देखते हैं अगली आगे आगे क्या है कि लोग कहाँ रहते हैं, ठीक ना। अगर रहते थे, अगर हम तो कई लाख वर्ष पूर्व नर्मदा नदी घाटी के तटों पर, ठीक ना, लोग कहाँ रहते थे, आज से कई लाख वर्ष पूर्व नर्मदा नदी घाटी के तटों पर लोगों के रहने के प्राचीनतम प्रमाण मिल जाते हैं। वो नदियों, अब आगे क्या है कि नदियों के किनारे के जंगलों से फल प्राप्त करके, फल फूल आदि प्राप्त करके उनका जीवन अच्छे से गुजरता था। फिर इसके अलावा आपको जो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, कृथर पहाड़ियों पर सबसे पहले गेहूँ, चावल, पशुपालन के प्रमाण देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि चावल उगाने के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो ये आप कहाँ से आपको मिलते हैं, ये विंध्य पर्वत से मिलते हैं। फिर उसके अलावा जो उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ हैं उनसे भी आरंभिक कृषि के प्रमाण आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर अब आरंभिक नगरों का विकास, ठीक ना, आरंभिक नगरों का विकास कहाँ हुआ। आरंभिक नगरों के विकास के बारे में आइए देखते हैं। आज से लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु नदी के किनारे आरंभिक नगरों का विकास हुआ था। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा गंगा नदी के किनारे आज के लगभग 2500 वर्ष पूर्व प्रारंभिक नगरों का विकास हुआ था, जिसमें एक नगर था जिसका नाम था मगध। वह काफ़ी विशाल साम्राज्य था और उसकी मतलब सेनाएँ, हाथी, घोड़े और अपना शासन हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम ये जानें कि प्राचीन काल में लोग यात्राएं क्यों करते थे, ठीक ना, तो यात्राओं के लिए अगर दो राजाओं के बीच में संघर्ष हो जाता था तो उस संघर्ष की वजह से भी उनको यात्राएं करनी पड़ जाती थी। अब अगर फिर आगे देखते हैं, मूल्यवान वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए भी इनको यात्राएं करनी
यात्राएं करनी पड़ती हैं। इसके अलावा शिक्षा एवं धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भी ये यात्राएं करते थे। रोचक वस्तुओं की खोज तथा प्राकृतिक आपदा के कारण भी इनको यात्राएं करनी पड़ती थी। तो अब देखिए यात्राएं लोग क्यों करते हैं, या अगर उनको किसी भी वस्तु की आवश्यकता होती है या फिर उनको कहीं आना जाना होता है, या फिर मतलब अगर पूर्णतः देखा जाए कि व्यक्ति की जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ज़रूरतें होती हैं उन्हीं की वजह से वो यात्राएं करते हैं। लेकिन प्राचीन समय में ऐसा नहीं था। प्राचीन समय में लोग को कुछ भी नहीं पता था। अगर वो यात्राएं करते थे तो उनको कुछ ना कुछ ज़रूर एक नई चीज़ों का ज्ञान होता, तो इसी वजह से वो प्राचीन समय में यात्राएं किया करते थे। फिर आगे आपके क्या है कि यात्राएं कैसे करते थे। प्राचीन समय में जो मानव हुआ करते थे वो पैदल काफ़िलों में यात्राएं करते थे। जो आदमी होते थे प्राचीन समय के, उनके पास कोई भी आज की तरह ना तो व्हीकल्स थे ना तो साइकिल थी, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो वो पैदल और झुंड में मतलब एक साथ मिलकर यात्रा किया करते थे। और यात्रा में वो पहाड़, रेगिस्तान, नदी, समुद्र आदि आदि को पैदल ही पार करते थे और पार करके किसी सुरक्षित स्थान पे या फिर जहाँ पर उनका उद्देश्य होता था वहाँ पे वो पहुँचते थे। और फिर आज देखते हैं आज की यात्राएं एवं जीवन। तो फिर प्राचीन समय आज के समय से कैसे भिन्न है। जो आज आज का जीवन क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संपन्नता के बावजूद, ठीक ना, आज का जो जीवन है वो हर तरह से कहा जाए संपन्न है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन समय में जैसे व्यक्तियों को किसी भी चीज़ का किसी भी तकनीकी विकसित तकनीकी की जानकारी नहीं थी, अगर हुई भी तो काफ़ी समय बाद ही। प्रारंभिक मानवों में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज का समाज जो है वो हर तरीके से संपन्न है। इसके बावजूद भी प्राचीनतम संस्कृतियों की ओर अग्रसर है, ठीक ना। तो इसी वजह से क्या है कि मानव जो है वो प्राचीन समय का अध्ययन करता है और उसे ये लालसा रहती है कि कुछ ऐसा ज़रूर हमें जानने को मिलेगा जिसकी प्रामाणिकता आज के समय में भी अधिक होगी। तो फिर आइए देखते हैं भारत का नाम के बारे में। भारत का नाम जो है वो यूनानी ईरानी जो थे वो भारत में जब आए तो उन्होंने सिंधु नदी को सिंधु नहीं कह पाते थे, वो इसे हिंदू या इंदोस कहते थे, ठीक ना। तो इसलिए सिंधु नदी के नाम पर ही भारत का नाम इंडिया पड़ा। और फिर इसके अलावा एक और आपको तथ्य मिलता है, उसमें ये बताया गया है कि उत्तर पश्चिम भारत में एक कबीला रहता था जिसका नाम था भरत, ठीक ना। उस कबीले का क्या नाम था, भरत। उसी भरत कबीले के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और इसका जो उल्लेख है वो कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में, जो कि कितना पुराना है वो, जो कि आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व जिसकी रचना की गई है, ठीक। अब आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अतीत के बारे में कैसे जान सकते हैं भाई। अब तक तो था कि लोग कहाँ रहते थे, उनका रहन सहन कैसा था, ये सब हम कुछ जान चुके हैं। फिर इसके अलावा हमको ये जानना है कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, कि हम अपने प्राचीन समय में जो घटनाएँ घटित हुई हैं उनके बारे में कैसे जान सकते हैं। तो उनके बारे में हम अब प्राचीन समय की अगर कोई पुस्तक है तो हम उसको पढ़ के जान सकते हैं, या फिर पांडुलिपि हो उसके अध्ययन से भी हम जान सकते हैं। लेकिन अब पांडुलिपि के अध्ययन से पहले आपको ये जानना चाहिए कि पांडुलिपि होती क्या है। तो पांडुलिपि हिमालय पर्वत पर एक भुर्ज नामक वृक्ष पाया जाता था, ठीक ना। हिमालय पर्वत पर एक भुर्ज नामक वृक्ष पाया जाता था। तो उसी वृक्ष की छाल को निकाल लिया जाता था और उस छाल को सुखाकर उसी पे ही लेखन कार्य किया जाता था। तो उसी की छाल पे जो लिखा जाता था, तो लिखने के बाद से मिलती थी। अब ये मतलब हमको पता करना है कि पांडुलिपि कहाँ, मतलब पांडुलिपि के जो अवशेष हैं वो कहाँ से मिले हैं और पांडुलिपियों में कौन सा ज्ञान होता था, उसमें किसके बारे में वर्णन किया होता था। तो ये आपको जानना चाहिए कि पांडुलिपि जो है वो कहाँ से प्राप्त होती थी। मंदिरों से, बिहारों आदि से पांडुलिपियाँ प्राप्त की जाती थी। तब पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यता, राजा का जीवन आदि के बारे में वर्णन किया जाता था, ठीक ना। औषधि, विज्ञान, महाकाव्य, कविता, नाटक आदि के बारे में पांडुलिपियों में वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके अलावा पांडुलिपियों में भाषा कौन सी होती थी। पांडुलिपियों की भाषा जो थी वो आपकी या तो संस्कृत होती थी, या तो तमिल होती थी, या फिर प्राकृत होती थी। लेकिन प्राकृत भाषा अत्यधिक देखने को मिल जाएगी। प्राकृतिक जो थी वो भाषा आम लोगों द्वारा बोली जाती थी। संस्कृत जो होती थी वो विद्वानों द्वारा बोली जाती थी, वो विद्वानों की भाषा कही जाती है। जो शिक्षित पढ़ा लिखा वर्ग था उसके द्वारा संस्कृत बोली जाती है। इसके अलावा तमिल जो है वो भारत के दक्षिणतम छोर में रहने वाले लोगों के द्वारा प्रयोग की जाती थी अधिकतर। फिर आइए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद आपको अभिलेख के बारे में जानना चाहिए। अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख जो है वास्तव में वो पत्थर या कठोर धातु पर उल्लिखित किए जाते हैं, ठीक ना। पत्थर या कठोर धातु के होते हैं और इन्हीं पर
छीनी है थोड़ी या फिर किसी ऐसे वस्तु की सहायता से लिखा जाता है जिसे जो कि एक सख्त रहता है, उसे आसानी से तोड़ा या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता। तो यही क्या कहलाते हैं आपके अभिलेख। अभिलेखों पे उल्लेखित क्या होता था? अभिलेखों पे राजा रानी के जीवन के बारे में आपको उल्लेख मिल सकता है। क्या अभिलेख जो होते थे उन पर राजा रानी के जीवन या फिर उन्होंने कौन से युद्ध लड़े, कौन से युद्ध विजय किए, या फिर उन्होंने ऐसे कौन से कार्य करवाए जिससे कि जनता एवं समाज का भला हो। तो ये सारी बातें आपको अभिलेखों पे उद्धृत मिल जाएंगे। फिर इसके अलावा आइए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि अतीत की वस्तुएं, ठीक ना। अतीत की वस्तुएं क्या क्या हैं, ठीक ना। हम अपने अतीत का अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं? कौन सी ऐसी वस्तुएं जिनके आधार पे हम अतीत के बारे में पढ़ सकते हैं या फिर हम इतिहास के बारे में पढ़ सकते हैं। तो कौन सी वस्तुएं हैं? मिट्टी के बर्तन हैं, पशु पक्षियों की हड्डियाँ, वनस्पति के अवशेष, अन्न के दाने, ठीक ना। जैसे कि आपको मिट्टी के बर्तन अगर प्राचीन समय के कहीं देखने को मिल जाते हैं, कढ़ाई हो गई, थाली हो गई, या फिर ऐसे विभिन्न प्रकार के बर्तन हैं, अगर यदि ये सब भी मिल जाते थे, इनके आधार पे हम इतिहास पूरा अपने आरंभिक काल की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। फिर इसके अलावा पशु पक्षियों की हड्डियाँ, ठीक ना। ये वनस्पति के अवशेष, कहीं पे लकड़ी मिल गई तो कहीं पे पत्ते मिल गए, धान मिल गए, गेहूँ मिल गई, ये सब अन्न के दाने अगर मिलते हैं तो इनके आधार पे हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। और फिर क्या है कि इन सभी के अध्ययनकर्ता को पुरातत्वविद कहते हैं, ठीक ना। जो इन सभी प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? पुरातत्वविद कहते हैं। और इन सारी वस्तुओं को और इन्हीं सारी वस्तुओं को क्या कहते हैं? इतिहास को जानने का स्रोत कहा जाता है। फिर आगे क्या है आपको, इतिहास एक है या अनेक, ठीक ना। इतिहास एक है या अनेक, इस बात का हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो वास्तव में जो इतिहास है, जो अतीत है, वो अतीत एक वचन नहीं है। अतीत क्या है? वो बहुवचन का शब्द है, ठीक ना। अतीत क्या है? वो बहुवचन का शब्द है। और इसके अलावा हम अपने अतीत को कैसे सिद्ध कर सकते हैं कि अतीत एक नहीं है, वो अनेक है? क्योंकि अतीत जो है वो हमारा विभिन्न सामाजिक वर्गीकरण के आधार पर, ठीक ना। अगर हम अतीत को जानते हैं तो अतीत में हम किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं जानते बल्कि पूरे समाज के बारे में जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि समाज जो था वो विभिन्न वर्गों में विभक्त था, ठीक ना। तो फिर इस वजह से हम कह सकते हैं जो हमारा अतीत था वो एक नहीं है, अनेक है। क्योंकि जो समाज था उस समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों की रीति रिवाज अलग अलग थे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा अतीत है वो भी भिन्न भिन्न हुआ करता था, ठीक ना। हमारा जो अतीत है वो एक नहीं है, अनेक है। अब तिथियों का मतलब इनको हम कैसे जानते हैं? जैसे आपने देखा होगा कहीं कहीं पर लिखा होता है ईसवी वर्ष लिखा होता है या फिर लिखा होता है ईसा पूर्व। तो इनका निर्धारण कैसे किया जाता है? इनका निर्धारण इस प्रकार किया जाता है, अगर ये आपका हो गया एक नंबर लाइन पे, ये हो गया अगर आपका 0, तो इस 0 के दाहिनी ओर जो भी होता है, ठीक ना, ईसा, ये हो गया यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म। तो ईसा मसीह के जन्म की सारी जो घटनाएं घटती हैं उसको हम क्या कहते हैं? ईसवी वर्ष, मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के बाद एवं इनके जन्म के पहले जो सारी घटनाएं घटती हैं हम उनको क्या कह देते हैं? ईसा पूर्व। मतलब कि अब यही जो हो गया आपका तिथियों का निर्धारण यही से किया जाता है। अगर यहाँ पे इस नंबर सिस्टम पे यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म मान लिया जाए तो इसके बाद की जो सारी घटनाएं होती हैं उनको क्या कह दिया जाएगा? ईसवी वर्ष एवं इनके पहले की सारी घटनाओं को क्या कह दिया जाएगा? ईसा पूर्व। अब इसी को आप इंग्लिश में कहेंगे तो इसको क्या कहेंगे? एडी। एडी का क्या मतलब होता है? एडी का मतलब होता है आपका एनो डोमिनी। और फिर इसको क्या कहेंगे? बाद को, ईसा पूर्व को क्या कहेंगे? बीसी। बीसी का क्या मतलब होता है? बिफोर क्राइस्ट, ठीक ना। बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो ये तिथियों का निर्धारण हमने आपको बताया कि तिथियों का निर्धारण किस प्रकार से किया गया है, ठीक ना। अब आगे अगला क्या है आपका? अन्यत्र, मतलब कि कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ दी गई हैं आपको मिस्र के बारे में। तो क्या है कि आज से मिस्र में लगभग 5000 वर्ष पुराने कुछ आपको ऐतिहासिक प्रमाण मिल जाते हैं। उसमें क्या बताया गया है कि जो आपको प्रमाण मिले हैं उसमें पशु पक्षियों के चित्र के माध्यम से कहानियों का उत्तरण किया गया है, ठीक ना। वहाँ पे जो कहानी बताई गई है, वहाँ की जो लेखन शैली है वो शैली कौन सी है कि उसको चित्रों के माध्यम से, चित्रों मतलब पशु पक्षियों के चित्र के माध्यम से ही उस वहाँ पे कहानियों को व्याख्या
उल्लेखित किया गया है। और फिर क्या है कि मिस्र के उत्तरी तट रोसेट्टा में, ठीक ना, मिस्र के उत्तरी तट पर एक शहर है जिसका नाम है रोसेट्टा। उस रोसेट्टा शहर में आपको 3 लिपियों के प्रमाण मिले हैं, जिनमें से क्या है कि एक लिपि यूनानी है और 2 लिपि मिस्र की है। इन लिपियों का उल्लेख है। और फिर उन लिपियों में क्या बताया गया है, विद्वानों के अनुसार राजा रानी जिन्हें कारतूस कहा जाता था उन्हीं के नामों का उल्लेख है, ठीक ना। जो मिस्र के उत्तरी शहर रोसेट्टा में 3 प्रकार की लिपि मिले हैं। उन लिपियों में क्या है कि राजा जो थे, राजा को रोसेट्टा कहा गया है, राजा रानी को, और उन्हीं से संबंधित जानकारी आपको उन लिपियों में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपका क्या है कि जो बता रहे यूनानी 3 लिपियाँ मिली थी, उन लिपियों में एक यूनानी थी, 2 मिस्र की थी। तो जो इन दोनों लिपियों का उच्चारण है वो दोनों लिपियों का उच्चारण समान ही है, मतलब कि एक तरीके से ही है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है समाप्त। तो प्लीज़ हमको बताइएगा कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप आगे के चैप्टर वीडियोज़ को कंटिन्यू रखिए। और सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।